तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा टॉपिक है। इससे पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा है, उसके ऊपर 2 वीडियो मैंने बना रखी है। आज हम करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से किस प्रकार अलग होता है, इनमें डिफरेंस भी करेंगे, आपके एग्जाम में आ जाता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी मोटिवेशनल सी बात आपसे करना चाहूंगा। और वो छोटी सी मोटिवेशनल सी बात बच्चों ये है कि मैं भी इंस्टाग्राम चला रहा था और इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी जहां पे भगवान राम और रावण का कंपैरिजन हो रहा था। ठीक है, तो मैं उसी वीडियो को थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा, उसी में मैं जो है उसी से संबंधित थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो उस वीडियो में कुछ ये कहा जा रहा था कि रावण हर चीज में भगवान राम से आगे था। बात करें ज्ञान की, सबसे बड़ा ज्ञानी रावण था, सबसे बड़ा भक्त रावण था, सबसे बड़ा पंडित रावण था, है ना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली रावण था, सबसे ज्यादा धनवान भी रावण था। रावण ने अपने यहां काल तक को बंदी बना रखा था, बिना रावण की इच्छा के उसकी मृत्यु भी संभव नहीं थी। लेकिन फिर भी एट द एंड जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम क्यों जीते और रावण क्यों हारा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो इस चीज का आंसर बस 2 लाइन में स्पष्ट है। अगर 2 लाइन समझ में आ गई तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और वो 2 लाइन ये है, रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था। समझे? रावण को ज्ञान का अहंकार था कि भाई मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। घमंडी था, अहंकारी था। और आपको पता है अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं जीतता। और यह बात राम जी को पता थी। राम जी को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार होता क्या है और अहंकार क्या करता है। इसीलिए राम जी जीते, बिकॉज वो कभी अहंकारी नहीं हुए। उन्हें अहंकार का ज्ञान था कि अगर मैं अहंकार हो गया, अगर मैं अहंकारी हो गया, मैं घमंडी हो गया तो मैं भी हारूंगा। तो वही अंतर है, रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार क्या होता है और क्या करता है। इसलिए भगवान राम जीते और रावण हारा। समझ में आ गया? तो आपको भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ आता है, अगर आप ज्ञानी हो तो कभी अहंकारी मत बनो, कभी घमंडी मत बनो। अपने ज्ञान को बांटो, लोगों की हेल्प करो, तभी आप जीतोगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। जो बकरी होती है, बकरी जब भी बलि की बात आती है तो बकरी को क्यों बलि चढ़ाते हैं? क्योंकि बकरी हमेशा मैं करती है। और जो इंसान मैं करता है, अपनी बड़ाई करता है कि मैं हूं जो हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो कुछ हूं मैं हूं, वो सबसे पहले कटता है। तो मैं करना छोड़ दो, अहंकारी होना छोड़ दो, घमंडी होना छोड़ दो, लोगों की हेल्प करो। इसी में आप सभी का भला है। समझ में आ गया? बाकी आप सब बहुत होशियार बच्चे, समझदार बच्चे हो, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। बट अगर कभी माइंड में ऐसा आए कि मैं, तो वो मैं मत लेके आना। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अपन लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो फ्यूचर मैंने पढ़ा दिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो भाई डिट्टो फ्यूचर जैसा होता है, बस हल्का सा अंतर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिट्टो फ्यूचर जैसा होता है। आज प्रेजेंट में बैठेंगे, रेट वेट तय करेंगे कि फ्यूचर में किस डेट पे, किस रेट पर, फ्यूचर में किस डेट पे किस रेट पर ट्रेडिंग करनी है, हम आज ही डिसाइड कर लेंगे। इसी को बच्चों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और सुनो, इसी को फ्यूचर भी कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो आइए मैं आपको इन अंतर को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जरा समझने का प्रयास करना। राम और श्याम 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति आपस में, राम और श्याम 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि राम और श्याम ने बोला कि भाई राम बायर है, राम बच्चों कौन है? बायर है, लॉन्ग पोजीशन, और श्याम है सेलर, शॉर्ट पोजीशन। राम ने बोला श्याम से कि भाई एक काम करते, एक शर्त लगाते गोल्ड खरीदने की। अभी जो गोल्ड का प्राइस है, कुछ भी प्राइस चल रहा हो हमको नहीं पता, लेकिन 31 दिसंबर को हम एक एग्रीमेंट में आएंगे। मान लो आज 8 मई है, 8 मई को दोनों भाई साहब बैठ के बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि 31 दिसंबर को हम दोनों एक एग्रीमेंट में आएंगे
कि तू मेरे को 50,000 का गोल्ड बेचेगा, मैं तुझसे 50,000 का गोल्ड खरीदूंगा, उस समय जो भी प्राइस चल रहा हो मैं उससे मतलब नहीं है, या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तेरा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो तेरा लॉस होगा, और तेरा प्रॉफिट होगा तो मेरा लॉस होगा। लेकिन शर्त लगाते आओ, जुआ खेलते, सट्टेबाजी करते हैं कि भाई साहब 31 दिसंबर को अपन लोग आमने सामने बैठेंगे और 50,000 रुपए का गोल्ड मैं तुझसे खरीदूंगा। तो जब दो पार्टी आपस में एग्री करे कि प्रेजेंट में एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में किस डेट पे किस रेट पे हमको एग्रीमेंट करना है, इसी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आप बोलोगे ये फ्यूचर से किस प्रकार अलग है, फ्यूचर में भी तो सेम था। तो देखो फ्यूचर से किस प्रकार अलग है। सबसे पहला और मेन डिफरेंस ये बनता है, राम और श्याम ने 31 दिसंबर का एग्रीमेंट किया, तो अब इनकी ट्रेडिंग 31 दिसंबर को ही होगी। उससे पहले ये सेटलमेंट नहीं कर सकते, उससे पहले ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उस जैसे कि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, आप एक्सपायरी से पहले भी ट्रेड कर सकते हो, अपने अकाउंट को खत्म कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 31 तारीख को ही सेटलमेंट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, फ्यूचर में बहुत सारे लोग एक साथ आपस में ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के माध्यम से लाखों लोग एक साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। ठीक है, इसको जो कस्टमर चाहिए लाखों लोग में से कोई भी कस्टमर इसको मिल जाएगा, और इसको जो कस्टमर चाहिए लाखों लोगों में से कोई भी कस्टमर इसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेनली दो ही लोग आपस में ट्रेड करते हैं। और डिफरेंस की बात करूं, और डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मली फिजिकल फॉर्मेट में होता है। फिजिकली फॉर्मेट बोले तो दो लोग आपस में मिलेंगे, पेपर पे लिखेंगे, तब ये ट्रेड होता है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति से डील कर सकते हो। जबकि यहाँ पे दो लोग जो होते हैं वो आमने सामने जानने वाले होते हैं, ठीक है, और आपस में मिलकर फिजिकली ट्रेड करते हैं। बात करूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पे दो लोगों के बीच एक क्लियरिंग हाउस होता है कि कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो क्लियरिंग हाउस जो है वो डिफॉल्ट नहीं होने देगा। वहां पर रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच कौन है, क्लियरिंग हाउस है, ब्रोकर है। जबकि यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अगर किसने भी डिफॉल्ट किया तो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। श्याम ने डिफॉल्ट किया, राम कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच कोई नहीं है। राम ने डिफॉल्ट किया तो श्याम कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच कोई नहीं है। चीज वही है, फ्यूचर और फ्यूचर जैसी ही है, बस यहाँ पे कुछ बातें अलग है, वहां पे कुछ बातें अलग थी। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन सेम वही होती है। जैसे कि देखो कि राम और श्याम आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आए, 31 दिसंबर को अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 50,000 का भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 31 दिसंबर को, ठीक है, कि 50,000 का मैं गोल्ड खरीदूंगा और तुम मुझे गोल्ड बेचना। अब 31 दिसंबर आ गई, यहां पे एट द एंड ही मैच एक्सपायरी डेट पे ही, सेटलमेंट डेट पे, एक्सपायरी डेट पे यहां पे ट्रेडिंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब मान लो 31 दिसंबर आ गई और 31 दिसंबर को जो गोल्ड का प्राइस है वो कितना हो गया, वो 54,000 हो गया। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। फ्यूचर के अंदर आपको बात मैंने पहले भी बताई थी कि ना तो राम के पास गोल्ड है ना श्याम के पास गोल्ड है। अगर शाम को राम को गोल्ड देना है तो शाम पहले गोल्ड खरीद के लाएगा, तब वो राम को गोल्ड देगा। शाम गोल्ड खरीद के लाएगा तब वो राम को गोल्ड देगा। अब 31 तारीख आ गई और 31 तारीख में क्या हो गया, गोल्ड का प्राइस 54,000 हो गया। तो शाम अब मार्केट में जाएगा 54,000 का 10 ग्राम गोल्ड, कितना है जी, 10 ग्राम मान लो कि 54,000 का 10 ग्राम गोल्ड शाम खरीदेगा, लेकिन राम को ये 50,000 में ही बेचेगा, क्योंकि भैया 50,000 का एग्रीमेंट हुआ था। तो 54,000 का गोल्ड ये खरीदेगा, तो ये 4,000 रुपए का क्या हो रहा है भाई साहब, शाम को लॉस हो रहा है, बिकॉज 54 में खरीदेगा और 50 में राम को बेचेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे राम को 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस चीज का प्राइस मार्केट में 54,000 का है वो राम को केवल 50,000 के अंदर मिल रही है। 4,000 का क्या हो रहा है, राम को प्रॉफिट हो रहा है, जबकि शाम को लॉस हो रहा है। और ये 31 दिसंबर को ये होगा, उससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते। मान लो केस 2 पे आते हैं। अगर रेट 45 हो गए, 50 का एग्रीमेंट था लेकिन रेट 45 हो गए, अब यहां पे शाम को फायदा। क्यों? क्योंकि शाम सेलर है, तो 45 में खरीद के लाएगा और राम को बेचेगा।
लेकिन जब शाम 45 में लाएगा और राम को बेचेगा 50 में, तो यहां पे क्या होगा जी, यहां पे शाम का 5000 का प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि शाम को सस्ते में खरीदना पड़ा, 45 में खरीदना पड़ा और 50 में बेच दिया, तो 5 का प्रॉफिट। जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे राम को 5000 रुपए का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो चीज मार्केट में 45,000 रुपए की थी वो उसको 50,000 में खरीदनी पड़ रही है, 5,000 का लॉस होगा। और लेकिन मान लो अगर प्राइस 50,000 ही रहे, कि 50,000 पे डिसाइड किया था और उस दिन प्राइस भी कितना है 50,000, तो यहां पे इसको भी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस और इसको भी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, बिकॉज शाम 50 में लाएगा और 50 में ही बेचेगा, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। और राम को 50 में ही मार्केट में चल रहा है और 50 में ही शाम से मिलेगा, तो राम को भी नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया? इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। अगेन बोल रहा हूं, दोनों सेम होते हैं, बस फर्क कितना होता है कि यहाँ पे कोई बीच में, इन दोनों के बीच कोई भी ब्रोकर नहीं होता, कोई भी क्लियरिंग हाउस नहीं होता, केवल 2 लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते। तो ये सारी बातें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती है। बाकी दोनों लगभग सेम होते हैं, बस इतना सही आपका जो है डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, जरा देखते हैं। तो क्या लिखा है यहां पे? लिखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन स्टैंडर्डाइज या फिर क्या कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है, नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब यह होता है कि यहां पे कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉपर स्टैंडर्ड है भाई, उसके लिए बोले तो उसके लिए प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं, उसके लिए प्रॉपर ब्रोकर है, क्लियरिंग हाउस है, मोबाइल एप्लीकेशन है। जबकि यहां पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड या फिर क्या एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर द पार्टीज टू द ट्रेड एग्री टू एक्सचेंज एन एसेट। जहां पे जो भी पार्टी ट्रेड में आ रही है वो एग्री कर रही है, हम एक्सचेंज करेंगे, खरीदे बेचेंगे असेट को प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे, एक निश्चित कीमत पे और एक निश्चित समय पे, कि फ्यूचर में एक निश्चित टाइम पे और निश्चित प्राइस पे हम जो है एक असेट को खरीदेंगे बेचेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो बियर करना पड़ेगा। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ओटीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे लोग फिजिकली आपस में मिलेंगे, काउंटर पे जाए। काउंटर पे जाने का मतलब कि जहां पे ये ट्रेड हो रहा है हमको फिजिकली उस काउंटर पे जाना पड़ेगा, फिजिकली मिलना पड़ेगा और फिजिकली मिलकर ट्रेड करेंगे। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर नहीं होते, वहां पर तो आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपको फिजिकली मिलने की नीड नहीं होती। आगे बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड बिटवीन द टू पार्टीज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 2 पार्टीज के बीच होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लाखों लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 2 ही पार्टीज के बीच होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। और यहां पे क्लियरिंग हाउस को बीच में आने की नीड नहीं होती, यहां पे बीच में कोई भी क्लियरिंग हाउस नहीं होता। बाकी आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में चलने वाला है पता, इस डिफरेंस के माध्यम से। इस डिफरेंस से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको और गहराई में आने वाले हैं। तो पहला इनका मीनिंग हो गया, फ्यूचर का मीनिंग और फॉरवर्ड का मीनिंग, कि यहां पे क्या है, ये एक एग्रीमेंट है जहां पे क्या लिखा है, पार्टीज, जहां पे बहुत सारी पार्टीज आती है। अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट का मतलब होता है वही असेट जिसका अपन लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पे पार्टीज होती है, बहुत सारी पार्टीज होती है और एक फ्यूचर में एक निश्चित प्राइस पर और निश्चित डेट पर एग्रीमेंट करते हैं। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कई एग्रीमेंट है जहां पे केवल नॉर्मली 2 ही पार्टीज होती है और यहां भी असेट को खरीदते और बेचते हैं, किस पे, फ्यूचर की डेट पे और फ्यूचर के प्राइस पे। लेकिन बस फर्क कितना है, यहाँ पे पार्टीज है और यहाँ पे केवल नॉर्मली 2 पार्टीज है। ठीक है, आगे बोलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं इसको, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, ओवर द काउंटर होते हैं, आपको फिजिकली मिलना पड़ेगा,
दो लोग को आपस में फिजिकली मिलना पड़ेगा तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे मोबाइल ऐप के माध्यम से घर पे बैठे बैठे भी हो जाते हैं। अगला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेस पे सेटल होते हैं। डेली बेस बोले तो अगर आपको याद हो लास्ट क्लास एग्जांपल ऐसे, ये डेली बेस पे सेटल होते हैं कि 8 मई को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, डेली बेस पे प्रॉफिट लॉस डेली बेस पे निकलता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बच्चों क्या होते हैं, ये लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डेली बेस पे सेटल होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों MTM। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेली बेस पर सेटल हो उसको बच्चों बोलते हैं MTM, बोले तो मार्क टू मार्केट। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी डेट पर ही सेटल हो गए। जिस दिन का 31 दिसंबर कोई सेटल होगा उससे पहले सेटलमेंट नहीं होगी। इट मींस क्या, यहां पर MTM की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर मार्क टू मार्केट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लिक्विड। मोर लिक्विड बोले तो जब चाहो तब सेटलमेंट करो और सेटलमेंट करके तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेस लिक्विड, आप टाइम से पहले अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, अब आपको पैसा टाइम पर ही मिलेगा, आप टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तुरंत आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टाइम पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो टाइम से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कैश निकाल सकते हो। तो लेस लिक्विड है, ये कम लिक्विड है। अगला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क लो है। रिस्क लो क्यों है, क्योंकि यहां पर बीच में क्लियरिंग हाउस है और क्लियरिंग हाउस डिफॉल्ट होने नहीं देगा। क्लियरिंग हाउस है वो दोनों का कुछ ना कुछ पैसा स्टार्टिंग में जमा कर लेता है ताकि डिफॉल्ट ना हो। तो यहां पर रिस्क लो होता है, इनिशियल मार्जिन जहां जमा होता है तो यहां पर रिस्क लो होता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क हाई होता है, सामने वाले बंदे के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पता नहीं भगा जाए, कहीं चला जाए, क्या पता, क्योंकि बीच में हमारा कोई है ही नहीं हमें देखने के लिए, तो यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अगला, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉपर क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट आर रेगुलेटेड बाय रेगुलेट अथॉरिटी। यहां पे प्रॉपर एक संस्था है, प्रॉपर अथॉरिटी है जिनके माध्यम से ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट होते हैं। इंडिया में सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नजर रखता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बीच में दो लोगों के बीच में कोई भी संस्था नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट दो लोग आपस में ही कर रहे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए, इन कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी संस्था अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच। होपफुली ये डिफरेंस आपको अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया। तो इतना काफी है आज के लिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।